अभी मेरा सबसे बड़ा एक सपना बाकी है, फ्रंटियर हाईवे। आपको मालूम है फ्रंटियर हाईवे लगभग 42,000 करोड़ का लागत से फ्रंटियर हाईवे अरुणाचल में बनने वाला है। हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी रोड प्रोजेक्ट 42,000 करोड़ का आज तक नहीं हुआ। अगर मोदी जी नहीं होता, मेरा जितना बोलने पर भी हमारा जैसे एक पहाड़ी छोटा स्टेट को 42,000 करोड़ एक प्रोजेक्ट में कभी भी नहीं मिलता। आज बहुत ही शुभ अवसर पर न्योकुम सेलिब्रेशन के लिए यहाँ आया है। अपने तरफ से न्योकुम यूलो का शुभकामनाएं आपको भी देना चाहता हूं और पूरा अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हमारे लोग हैं जहां भी बैठे हैं सबको न्योकुम यूलो का शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा ये एक छोटा सा जगह बोआ शिमला, ये नेशनल हाईवे का बगल में बोआ शिमला यहाँ बसाया हुआ है, सामने में तमिल है। ये बहुत सालों तक पीढ़ी तक पीढ़ी ये इतिहास में लिखा जाएगा। हमारा देश का उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी आज बोआ शिमला में आया है। आप सोच लीजिए, आज तक ईटानगर में हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री नहीं आया। हमारे देश का सेकंड सिटीजन राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी, उसके बाद प्रधानमंत्री। आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोआ शिमला में आना हम सब अरुणाचल वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम लोग कह सकते हैं कि न्योकुम यूलो मनाने के लिए हमारे देश का उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच में आए हैं। न्योकुम का सेलिब्रेशन तो लंबा चलते रहेगा। हमारा पूजा करना, बाकी नाचना गाना खाना पीना, ये हमारा ट्राइबल एरिया में तो चलते रहता है। तो इस बीच में आज कुछ पल के लिए हमारा वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे बीच में यहाँ आया है, तो ज्यादा समय तो नहीं रह पाएगा और न्योकुम का सेलिब्रेशन भी चलते रहेगा। खेल धूल भी होता है, कल्चरल कंपटीशन भी होता है, हर किस्म का यहाँ प्रोग्राम चलते रहेगा। लेकिन कुछ समय के लिए आज जब वाइस प्रेसिडेंट आया है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस दिन जब पार्लियामेंट चल रहा था तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारा राज्यसभा का चेयरमैन भी है, हम लोग को डांटता भी है, हम लोग को रास्ता में दिखाने वाला आदमी यही है। तो मैंने उनको पूछा, सर आप तो एक अनुरोध है, हमारा अरुणाचल का बहुत बड़ा फेस्टिवल है न्योकुम यूलो, कुछ समय के लिए अगर आप जा सकते हैं, पार्लियामेंट समय उस समय रिसेशन है, अभी हम लोग का पार्लियामेंट ब्रेक चल रहा है, कुछ दिन बाद फिर शुरू होने वाला है। तो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री हूं, तो हर सुबह हमारा उपराष्ट्रपति जी का ऑफिस में मुझे हाजिरी देना ही होता है, क्योंकि पार्लियामेंट का बिजनेस मेरा सिग्नेचर से चलता है, सरकार का तरफ से जो भी है मुझे करना होता है। तो इसका फायदा उठाते हुए वाइस प्रेसिडेंट साहब को जब मैंने अनुरोध किया, उन्होंने तुरंत किरण जी आपका बड़ा फेस्टिवल में मैं जरूर आऊंगा, इतना जल्दी हाँ किया। फिर वहां से मैसेज भेजा और कम समय में मुझे मालूम है जब वाइस प्रेसिडेंट आता है तो प्रोटोकॉल ज्यादा हो जाता है और पूरा सिस्टम जो है जैसे आप लोग नॉर्मली न्योकुम मनाता है वैसे मना नहीं सकता है, देश का उपराष्ट्रपति जी का एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ जो समय देकर के जीरो से यहाँ लगभग 1 घंटा ड्राइव किया, दिल्ली से जो अपना विमान से ईटानगर में, फिर ईटानगर से तीनों हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया, हमने वीडियो भी खींचा था। तो मैं तो कल तक भी बहुत डाउट में था कि कहीं बादल ना आ जाए, कहीं बारिश ना आ जाए, लेकिन आज हमारा दोनी बोलो ईश्वर का ब्लेसिंग भी है, वेदर भी अच्छा हो गया। तो इसलिए बहुत ज्यादा मुझे कहना नहीं है, अगर मैं अकेला आता तो कम से कम 1 घंटा हम आपको बहुत कुछ बताना था। लेकिन आज हमारा उपराष्ट्रपति जी का कुछ आशीर्वचन सुनना है। मैं क्योंकि आपका लोकल एमपी भी हूं, कई सालों से मैं आपका प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा एमपी होने के नाते मैं 2-4 बातें करूंगा जितना शॉर्ट में हो सके, ताकि हमारा वाइस प्रेसिडेंट साहब का हम लोग बात सुनने का मौका मिले। अभी हमारा एमएलए साहब ने कुछ मेमोरेंडम दिया है, वाइस प्रेसिडेंट साहब के नाम में मेमोरेंडम है,
मगर क्योंकि सरकार में तो हम है, इसलिए हमको ही जवाब देना है। वाइस प्रेसिडेंट साहब हमको ही बोलेंगे। इसका मिला करके मैं 2-4 बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये जो न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन का जो अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में चल ही रहा है, अरुणाचल से बाहर भी 2-4 जगह में मेरा तरफ से कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, वो न्योकुम बाहर में भी सेलिब्रेशन कर रहा है। बहुत धूमधाम से न्योकुम आज पूरा प्रदेश में सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इस तरह का जो न्योकुम फेस्टिवल के समय में हमको कुछ चीज ध्यान रखना होता है। न्योकुम समय यूनिटी, हम एक सिर्फ निशी समाज ही नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल प्रदेश को मजबूत एक ताकत प्रदेश बनाने के लिए यूनिटी बनाने का ये एक ओकेजन होना चाहिए। न्योकुम के समय में मस्ती भी होना चाहिए, फुर्ती होना है, फेस्टिवल है, लेकिन साथ साथ में कोई अगर पहले एक आदमी दूसरा आदमी का और एक जाति दूसरा जाति, एक गांव दूसरा जाति दूसरा गांव का अगर छोटा मोटा डिफरेंसेस भी है वो भी खत्म करके पूरा एक टीम आना है। पॉलिटिकल पार्टी लाइन में तो सोचना ही नहीं है। कभी कभी तो न्योकुम में वो पॉलिटिकल पार्टी उधर ग्रुप मना रहा है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप इधर मना रहा है। ऐसा नहीं होना है। तो पहला मेरा अनुरोध, मेरा मैसेज, मेरा संदेश होगा, न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन के समय पूरा हम लोग समाज एक साथ यूनिटी होकर के हम लोग न्योकुम यूलो मनाना है, ताकि हम समाज को, हमारा प्रदेश को, हमारे देश को आगे ले जा सके। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया आने की वजह से जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर है समाज में, जो बहुत आइडिया है, जिसका पास एक्सपीरियंस है, इन लोगों को इज्जत देता नहीं है। मैंने बहुत चीज ऑब्जर्व किया है। नया नया आजकल लोग मोबाइल पकड़ करके बिना सोचे, बिना कुछ किसी को इज्जत दिए गाला गाली देना शुरू कर देता है। हमारा समाज में जो सीनियर है, जिस हमारी निशी एलाइट सोसाइटी है, ऐसा और हमारा और समाज में सीनियर है, उनका गाइडेंस लेना जरूरी होता है। आप अगर स्कूल पढ़ता है, कॉलेज पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हमारा पुराना सिस्टम को गाली देना शुरू करें। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहां से आया है, हमको किसने सीखा है, हमको लाइट दिखाने वाला कौन है, हमारे सीनियर लोग हैं। इसलिए गांव में हमारा जितना भी सीनियर सिटीजन है, जो गांव बूढ़ा है, और जितना भी गांव में जो पुराना परंपरा को जानने वाला, उससे पहले सीखना है, फिर उसके बाद हम दूसरा को ज्ञान बांटना है। मैंने अभी स्टेटहुड डे ईटानगर में बताया है कि हम लोग पहले पढ़ाई लिखाई करना है और बुजुर्गों से सीखना है, उसके बाद हम समाज में ज्ञान देना है। आजकल सब ज्ञान बांटने लग जाता है और सीखने के लिए कोशिश नहीं करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे निशी समाज में कितना सिस्टम है, परंपरा है, वो परंपरा सिस्टम जानने वाला से ही सीखना है, तभी बाद में आप भी सीखने के बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन को आप ज्ञान दे सकता है। इसलिए हमारे जो युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत लकी है। मैंने कई स्टेट में भी जाके इस बात को कहा है, अरुणाचल प्रदेश एक तरीके से बहुत लकी स्टेट है। मैं लकी क्यों बोलता हूं? मैं दुनिया का कई राज्य में, कोई राष्ट्र का मैंने हिस्ट्री देखा है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, उनका कल्चर मर चुका है। कोई कोई समाज ऐसा है कि बाहर से आकर के पूरा बाहर का कल्चर इन्फ्लुएंस करके आपका ओरिजिनल कल्चर भूल चुका है। कभी कभी बाहर वाला आकर के हम लोग को तो ट्राइबल आदमी है, सीधा साधा है, हम लोग को तो आराम से घुमा देता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश का हम लोग लकी इसलिए कि बाहर से आके पूरा घुमाने से पहले हम लोग ने थोड़ा थोड़ा दुनियादारी सीख चुका है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश का कल्चर 100% अभी भी जिंदा है। आप चाहे न्योकुम को देखिए, चाहे आप द्री फेस्टिवल को देखो, या सीधोनी या मोपिन या चिंदम या लोसन, या कोई भी अरुणाचल का किसी भी ट्राइब का आप सेलिब्रेशन को देखिए, आज भी हमारा अरुणाचल प्रदेश का हर एक कम्युनिटी का
फेस्टिवल हो या कोई भी पारंपरिक जो हमारा कार्यक्रम होता है, अभी भी हमारा ओरिजिनल बचा हुआ है। बहुत सारा हमारा आस पास के पड़ोसी स्टेट का ओरिजिनल कल्चर खत्म हो चुका है। ये हम लोगों के लिए ये खुशकिस्मत का बात है। और फिर आखिर में मैं डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। 5 मिनट में डेवलपमेंट का बात करके फिर हम उपराष्ट्रपति जी का बात सुनेंगे। हमारा अरुणाचल प्रदेश में ये एक ऐसा स्टेट है कि इतना बड़ा स्टेट है, इतना पहाड़, नदी, जंगल सब कुछ है। हमारे यहाँ आदमी कम है, पॉपुलेशन कम है। इंडिया के अंदर में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ कोई कोई गांव में 200 आदमी रहता है, कोई कोई गांव में 50 आदमी भी है, कोई गांव 600-700 भी होता है। तो छोटा छोटा गांव भी है। हर एक गांव को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, उसको रास्ता चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम पहुंच नहीं पाता था पहले में। और आप लोग सब मालूम है, मैं जब नया नया एमपी बना था, काफी जवान था, काफी जोश था। ये रास्ता में हम लोग, मैं अभी रास्ते में वाइस प्रेसिडेंट साहब को मैं बता के आ रहा था कि ईटानगर से अगर तकसिंग जाना है तो कम से कम 4 दिन तो लगता ही था। और वो लिमेकिन के बाद में 2 दिन पैदल चलना पड़ता था। और ईटानगर से दापोरिजो पहुंच EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. में भी क्या हालत होता था। तो मैंने जो देखा है कि जब तक दिल्ली में सरकार चलाने वाला जो मालिक है, जो लीडर है, जब तक वो हमारा बॉर्डर एरिया, हमारे ट्राइबल का सेंटिमेंट को नहीं समझेगा, तब तक अरुणाचल जैसे स्टेट को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि नीचे में एक गांव में 6-7 हजार पॉपुलेशन होता है, प्लेन एरिया होता है, उनका तो एक स्कीम बनाता है, आराम से पहुंच जाता है। हम लोग का तो इतना तकलीफ जगह है। तो इसलिए हम जब नया नया अपोजिशन पार्टी में एमपी बन के जाने के बाद कितना हमने हंगामा किया होगा, कितना चिल्ला चिल्ला के पार्लियामेंट में हमने बोला होगा। मैंने यहां भी बोला था, मैं जब बोआ शिमला में भी मीटिंग में मैंने बताया था, उस समय रागा में भी बताया, दोलोमुख में भी मैंने बताया। और ये कंपोनेंट जो 1-2 सर्कल का इस एरिया में मैंने अच्छा से मुझे याद है, मैंने बोला कि हमारा पार्टी जब सरकार में आएगा तब हम ईटानगर से दापोरिजो हम 5-6 घंटे का अंदर में हम रास्ता पहुंचा देगा, ऐसा रास्ता हम बनाएगा। हमने उस समय वादा किया था, आज से 20-25 साल पहले। और ऐसे ही हम तकसीम में भी जाके बोला था। हमने हर जगह सेप्पा में, कोलोरियम में, सारली में जाके बोला कि कोलोरियम से ईटानगर हम 5-6 घंटा में पहुंचाने तक का नेशनल हाईवे हम बना के देगा। ये हमने उस समय वादा किया था। आज अरुणाचल प्रदेश का कोने से कोने जगह से ईटानगर एक दिन में पहुंच सकता है। कोई भी जगह देख लो, चाहे आप तिरप चांगलांग या तवांग तरफ में, या आपका अपर सुबनसिरी, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, कहीं से भी आज अरुणाचल में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। तो अभी आने वाला 6-7 साल के अंदर में और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा फुलफिल होने वाला है। ये जो ट्रांस अरुणाचल जो डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जोड़ने का काम हम लोगों ने शुरू किया, ये लगभग कंप्लीट हो गया। ये जो दापोरिजो और ये वाला सेगमेंट जो है, कमले वाला सेगमेंट, ये काफी लेट हुआ, आप लोग को मालूम है, कॉम्पेंसेशन का वजह से लेट हुआ, लेकिन ये अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है। दापोरिजो से आगे कुछ सेगमेंट बाकी है। अभी मेरा सबसे बड़ा एक सपना बाकी है, फ्रंटियर हाईवे। फ्रंटियर हाईवे के बारे में मैंने कुछ जगह में बता चुका है कि हमारा ये हम कल्पना नहीं कर सकता है, सपना में भी नहीं था। आपको मालूम है, फ्रंटियर हाईवे लगभग 42,000 करोड़ का लागत से फ्रंटियर हाईवे अरुणाचल में बनने वाला है। हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी रोड प्रोजेक्ट 42,000 करोड़ का आज तक नहीं हुआ। ये बॉम्बे पुणे का रोड भी 1000 करोड़ से बना है, 1000 करोड़ से भी कम से बना है। ये जयपुर दिल्ली जैसे हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ जैसे हाईवे, दिल्ली भोपाल जैसे, कलकत्ता से चेन्नई वाला नेशनल हाईवे, ये सब भी 10-15 हजार करोड़ में बना है। इतना बड़ा बड़ा हाईवे
और आप कल्पना करके देखिए 42,000 करोड़ ये अरुणाचल को इसलिए मिला है कि आज हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अगर मोदी जी नहीं होता, मेरा जितना बोलने पर भी हमारा जैसे एक पहाड़ी छोटा स्टेट को 42,000 करोड़ एक प्रोजेक्ट में कभी भी नहीं मिलता। ये सारा जानना जरूरी है। आजकल हम लोग जो बड़ा काम हो रहा है उसको भूल के छोटा मोटा काम में गाला गाली करके जो बड़ा हमारा सपना पूरा हो रहा है वो भूल जाता है। तो उसमें जब फ्रंटियर हाईवे बनेगा तो नफरा से लेकर के ईस्ट कामेंग बिचुंग डिस्ट्रिक्ट से ऊपर से उकरा नदी जो पहाड़ हमारा सबसे ऊंचा पहाड़ का एकदम सामने से काटते हुए लद्दाख से बामिंग से चैंगटाचो के सामने में सवा से कोलोरियम सारली हुरी दामिन से परसी परलो होकर के फिर वहां से ताली से इधर दुईबा एरिया अपर सुबनसिरी होते हुए यहाँ तालिहा फिर सियूम मेचुका मणिगांव फिर मिगिंग होते हुए आगे अनिनी के सामने में निकलते हुए विजयनगर तक जाएगा। ये इतना बड़ा हाईवे बनने वाला है और इस प्रकार से कई और प्रोजेक्ट बनने वाला है। आपका यहाँ में जो मेमोरेंडम जो दिया आनंदा बगान नॉर्थ लखीमपुर गेराकोमुख सामने से अपर सुबनसिरी का दुमपुरजो के सामने में सुबनसिरी नदी का किनारे किनारे नेशनल हाईवे बनाने का वो रोड घोषणा हो चुका है। अभी इसको नेशनल हाईवे ये डिक्लेयर करने के लिए एक मीटिंग कॉल किया हुआ है। हमने अभी आने से पहले ही बात किया कि ये काम भी आपको अपर सुबनसिरी कमला डिस्ट्रिक्ट को और एक नेशनल हाईवे मिल जाएगा। ये भी हम आपको आज डिक्लेयर करके जा रहा हूं। इसी प्रकार से जो आपका जितना भी यहाँ बाकी जो हमको मेमोरेंडम के हिसाब से दिया है, मैंने एमएलए साहब को उस दिन दिल्ली में भी बताया है, आप चिंता नहीं करना है। जितना बड़ा काम है वो मेरा ड्यूटी है। आज पहली बार हम लोग एक ट्राइबल आदमी को इस देश में हमको पार्लियामेंट्री अफेयर्स इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है। वाइस प्रेसिडेंट साहब हमको बोलते रहता है, वाइस प्रेसिडेंट ने उस दिन हाउस में बोला है, हम तो एक माइनॉरिटी है, एक ट्राइबल है और बाबा साहब आम्बेडकर जाने के बाद एक SC/ST कम्युनिटी से मुझे पहली बार इस देश का लॉ मिनिस्टर भी बनाया। फिर अब पार्लियामेंट चलाने के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के रूप में ये मौका जो दिया है, हम खुद भी कभी सपना में हमने सोचा नहीं है कि मैं एक दिन इस देश का पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। ये हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है कि दूर दराज में बैठने वाला जो ट्राइबल हो, आदिवासी है, इन लोगों को भी देश का मुख्य धारा में काम करके देश सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। हम लोग बीजेपी सरकार आने से पहले कहा ट्राइबल आदमी SC/ST को सामने में भी आने नहीं देता था। ट्राइबल आदमी तो कोई सपना में भी नहीं सोच सकता कि इस देश का लॉ मिनिस्टर बन पाएगा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बन पाएगा। वो तो बड़ा बड़ा नेता लोग बनता है, लेकिन आज आम हमारा अरुणाचल का लोगों का जो प्रार्थना है, आप लोग ने मुझे बार बार आशीर्वाद दे के भेजने की वजह से आज आपका MP इस देश का कैबिनेट मंत्री बनकर के काम करने का मौका मिला है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। इसलिए मेरा जिम्मेदारी बहुत है देश के प्रति, मेरा अपना प्रदेश के प्रति बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि हम ऑलरेडी लेट चल रहा है और मैंने पहले ही बता दिया, नॉर्मली हमारा राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री रहते समय हम लोग ज्यादा लंबा नहीं बोलते हैं, लेकिन आज फेस्टिवल है इसलिए मैंने एक दो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है इसलिए मैंने एक दो समय लेकर के बताया है। NHPC के चेयरमैन को तो बाद में हम लोग बात करेंगे। कई NHPC का प्रोजेक्ट जो चलने वाला है उसको पब्लिक का समर्थन चाहिए। प्रोजेक्ट को जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। इसलिए NHPC का जो बड़ा बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट जो अरुणाचल में होने वाला है, हम लोग गवर्नमेंट में बैठा है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हमारा ट्रेडिशनल कल्चर प्रोटेक्शन, हमारा आइडेंटिटी, इसको ध्यान में रखते हुए, हमारा लोकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना है। ये राष्ट्र का एसेट है और हमारा अरुणाचल का फ्यूचर, ये हाइड्रो पावर में बहुत बड़ा फ्यूचर है। इसलिए बैलेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अप्रोच लेते हुए NHPC काम कर रहा है। बाद में जो भी इस विषय में काम होगा मैं खुद आप लोगों से बात कर लूंगा। आज हमारा रतन देवी साहब, हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी, जितना भी आप लोगों ने मैनेजमेंट किया है, मेरा तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाद में जो हमारा कमेटी है
आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा गिफ्ट रख के जाएगा जो सेलिब्रेशन कमेटी के लिए। और बाकी आज उपराष्ट्रपति जी हमारा बीच में आकर के फिर से ये हमारा बुआ शिमला, हमारा अरुणाचल और न्योकुम यूलो भी धन्य हो गया है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच में आया। मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारा पूरा अरुणाचल वासियों की ओर से कि आपने हमारा न्योकुम यूलो में आकर के ये बहुत ही एक मेजर हमारा फेस्टिवल है, इसका शान को आपने बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।